स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो पाठ का नाम है मंत्र। पाठ परिचय। हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं विशेष स्थान रखती हैं। प्रेमचंद जी बहुत ही हल्के फुल्के शब्दों में बड़ी बड़ी आलोचनाएं कर दिया करते थे। प्रेमचंद जी व्यंग्यात्मक कहानियां लिखने में माहिर थे। उन्होंने कई ऐसी सुंदर व्यंग्यात्मक कहानियां लिखी हैं। उनकी कहानियों में एक बहुत गहरा संदेश छुपा होता है। अतः आज मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित मंत्र नामक कहानी का वर्णन हम करने जा रहे हैं, जो मानव होने और मानवता न भूलने का संदेश देती है। अमीरी गरीबी के बीच उनकी सोच का सजीव उदाहरण देती है। संध्या का समय था और डॉक्टर चड्डा तैयार हो गए गोल्फ खेलने के लिए अपने घर से निकल रहे थे। घर से निकलते ही डॉक्टर चड्डा ने देखा कि सामने से डोली निकल रही है और डोली के पीछे दो बूढ़े दंपति एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। डोली तो अपने रास्ते जा रही है, लेकिन वह दोनों बूढ़े लोग डॉक्टर चड्डा के पास जाकर रुके। डॉक्टर चड्डा गांव के विशेषज्ञ डॉक्टर थे, इसलिए गांव के सभी लोग इन्हीं के पास इलाज करवाने के लिए आते थे। लेकिन डॉक्टर चड्डा समय के बहुत पाबंद थे। तो डॉक्टर चड्डा ने देखा सामने से जा रही है डोली, और डोली के पीछे दो वृद्ध हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं और वो आके कहाँ रुके? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर है जो कि टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं। डॉक्टर चड्डा ने उनसे कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? तो तब बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया कि सरकार, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा 7 साल का बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, उसने 4 दिन से आंखें नहीं खोली। डॉक्टर साहब, अगर आप एक नज़र मेरे बेटे को देख लें तो मेरे बेटे की जान बच जाएगी। कल सवेरे आना, डॉक्टर चड्डा ने कहा, क्योंकि यह मेरे गोल्फ खेलने का समय है। बुजुर्ग ने एक बार फिर थोड़ा सा जोर देते हुए कहा, एक बार देख लीजिए ना साहब, आपकी वजह से मेरे घर के आखिरी चिराग को जिंदगी बच सकती है। तो बोलता है, एक बार देख लीजिए, है ना, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं बहुत गरीब हूँ, आपकी दया से मेरे घर का चिराग वापस जल सकता है। मेरे 7 बेटों में से अब सिर्फ एक यही बेटा बचा है। इतना कहने के बावजूद डॉक्टर चड्डा ने कोई हरकत नहीं की और उस व्यक्ति को नजरअंदाज करके आप अपने रास्ते चल पड़े। यह देखकर बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी पगड़ी उतारकर डॉक्टर चड्डा के कदमों में रख दी, लेकिन उससे भी इनका फैसला नहीं बदला और चड्डा घर से निकलकर अपनी मोटर पर बैठकर गोल्फ खेलने के लिए आखिर चल ही दिए। तो उसने बिल्कुल नहीं सुना बूढ़े व्यक्ति और माता की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आप देख सकते हैं चित्र में, है ना। और क्या हुआ कि अपना पगड़ी को भी ठुकरा कर वो गोल्फ खेलने चले गए। मोटर के चले जाने के बाद बूढ़ा व्यक्ति कुछ पल के लिए मूर्ति में हो गया था, क्योंकि उस व्यक्ति ने इससे पहले इतनी कठोर घटना कभी नहीं देखी थी कि किसी व्यक्ति की जान से बढ़कर किसी के लिए अपना खेल जरूरी है। लेकिन डॉक्टर चड्डा वापस नहीं आए और उसी रात्रि बुजुर्ग की आखिरी चिराग भी बुझ गया। उसका हंसता खेलता यह बच्चा भी अपने बालपन को छोड़कर मौत के आगोश में चला गया। दोनों ममता के अंधकार में डूब गए। अब किसी के 7 बेटे और 7 में से एक भी ना बचा हो, है ना, तो क्या ही होगा, वो तो बेचारा बहुत ही टूट जाएगा, है ना। इस घटना के काफी साल बीत गए थे। वक्त के साथ साथ डॉक्टर चड्डा ने अपनी कुशलता और मेहनत के दम पर पैसे के साथ साथ शोहरत भी कमा ली थी। डॉक्टर चड्डा के 2 बच्चे थे। बेटे का नाम कैलाश था और बेटी को संध्या कहकर बुलाते थे। संध्या की तो कब की शादी हो चुकी थी, लेकिन कैलाश अभी कॉलेज में पढ़ता था। कैलाश एक धैर्यशील और बुद्धिमान लड़का था। कैलाश ने सिर्फ गुणों से अच्छा था, बल्कि उसका रूप रंग भी काफी आकर्षक था। इस वर्ष कैलाश की 20वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। कैलाश के सालगिरह के अवसर पर डॉक्टर चड्डा ने बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी के शहर में जाने माने लोग और कैलाश के कॉलेज के भी सभी दोस्त आए थे। इस पार्टी में कैलाश की प्रेमिका मृणालिनी भी आई थी। कैलाश को बचपन से ही सांप पालने का बहुत शौक था, तो क्योंकि यह कला उसने एक सपेरे से सीखी थी। उस सपेरे ने कैलाश को सांप को वश करने में कई सारे मंत्र बताए थे, जिसके कारण कैलाश अक्सर सांपों को अपने घर पर बिना उसके जहरीले दांत निकाले वश में करके रखता था। तो उसमें एक अच्छी कला ये थी कि वो सांपों को वश में कर सकता था। कैलाश के इस शौक के बारे में उसके दोस्तों को भली भांति जानकारी थी और मृणालिनी को भी इस बारे में पता था। मृणालिनी ने कैलाश को अपने सांप दिखाने का आग्रह किया, क्योंकि कैलाश ने उसे यह कहकर मना कर दिया था कि अभी यहाँ काफी शोर शराबा है, अभी सांप दिखाना सही नहीं होगा। लेकिन उसने कैलाश से कई बार अनुरोध किया, जिसके बाद कैलाश को मृणालिनी को बात माननी ही पड़ी। तो अब
उसकी जो मृणालिनी है वो चाहती है कि उसको सांप दिखाए जाए, ठीक है। तो अब बहुत जिद करने पर कैलाश ले गया है उसको सांप दिखाने के लिए। मृणालिनी के साथ साथ कैलाश के दोस्त भी सांप देखने के लिए गए। कैलाश के दोस्त कैलाश को यह कहकर टिप्पणी करने लगे थे कि तुमने जरूर सांप के दांत निकाल दिए होंगे और अभी तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। कैलाश के दोस्तों ने इस तरह की कई सारी बातें कहकर कैलाश के ऊपर कई कटाक्ष किए, जिसे सुनने के बाद कैलाश को काफी गुस्सा आ गया। अब दोस्त कह रहे हैं कि तुमने दांत निकाल देंगे इसलिए ये कुछ नहीं कह रहे ना, लेकिन वो मंत्र जानता था जिससे कि उसको काबू में किया जा सकता है। और उसने अपने दोस्तों से कहा कि रुको, मैं तुम सभी को अपना सबसे जहरीला सांप दिखाता हूँ। यह कहकर कैलाश सबसे जहरीले काले रंग के सांप को उन सबके सामने लाया और उसने सांप का गला काफी जोर से दबा दिया, जिसके कारण दबाव पड़ते ही सांप के जहरीले दांत और विष ग्रंथि साफ साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने सांप की गर्दन पकड़ ढीली की, वैसे ही सांप ने कैलाश के हाथ पर डस लिया। अब देखो क्या हुआ कि उसने हाथ पर क्या किया है, डस लिया। क्योंकि कोई भी जानवर होता है, कोई भी चीज़ होती है ना, सजीव चीज़ होती है, वो अपनी जान बचाना चाहते हैं। भले ही उनको कैलाश बहुत प्यार करता था, लेकिन जब अपनी जान पे बनाएगी तो सांप क्या करेगा, काट लेगा, है ना। तो ऐसा ही हुआ कैलाश के साथ। जहरीला सांप होने की वजह से सांप का जहर देखते ही देखते पूरे शरीर में फैल गया था और वह समारोह जो कुछ समय पहले हंसी और उल्लास की आवाज़ों से गूंज रहा था, वह अचानक ही शोक और मातम में बदल गया। कैलाश की मां ने तो रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया था। कई सारे झाड़ फूंक करने वाले लोगों को बुलाया गया, लेकिन किसी भी झाड़ फूंक का असर कैलाश पर नहीं हो रहा था। डॉक्टर चड्ढा ने यहाँ तक कह दिया कि आज जो मेरे बेटे को बचाएगा वह उसके नाम अपनी सारी संपत्ति कर देंगे, और कहने लगे बेटे से ज़्यादा जरूरी उनके लिए और कुछ नहीं है। कई लोगों ने काफी देर तक प्रयास किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब लोगों को बूढ़े व्यक्ति का ख्याल आया, जो मंत्र कहकर बड़े से बड़े सांप का जहर भी पल भर में उतार देता है। डॉक्टर चड्ढा ने अपने एक खास व्यक्ति को उस बूढ़े के पास भेजा। जब उस व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति को बताया कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया है, उसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है, तो बूढ़े व्यक्ति ने वहां जाने से साफ मना कर दिया। गांव के सभी लोग बूढ़े की इस प्रतिक्रिया को देखकर हैरान थे, क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही अच्छा और दयावान था। जब भी किसी को उसकी जरूरत होती तो वह हमेशा दौड़े चला जाता था, लेकिन इस बार उसने साफ इनकार कर दिया था। क्योंकि यह वही व्यक्ति था जिसके 7 साल के बच्चे की मौत सिर्फ इस वजह से हो गई थी कि डॉक्टर चड्ढा को गोल्फ खेलने के लिए जाना था। मना करने के बाद भी उस व्यक्ति के मन में अजीब सी उलझन चल रही थी। वह बार बार सोच रहा था कि इस बच्चे की क्या हालत होगी, जिसके कारण उसके मन में बोझ बढ़ता जा रहा था। बुजुर्ग अपने दिल का बोझ कम करने के लिए डॉक्टर के घर की तरफ चल दिया, जहाँ सभी लोग कैलाश को मरा हुआ समझ रहे थे और डॉक्टर चड्ढा को आश्वासन देते हुए घर जा रहे थे। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर चड्ढा के घर पहुंचा। उसने कहा कि अभी देर नहीं हुई है। उसने डॉक्टर चड्ढा को कहा कि इसे नहलाया जाए। सभी लोग बाल्टी बाल्टी पानी लाकर कैलाश को नहला रहे थे और बुजुर्ग व्यक्ति मंत्र पढ़े जा रहे थे, जिससे कुछ समय बाद ही कैलाश की आंखें खुल गई। कैलाश को होश आते ही देखकर सभी लोग वहां बहुत ज्यादा खुश हो गए। कुछ देर बाद डॉक्टर चड्ढा ने बुजुर्ग व्यक्ति को अपने आसपास देखा तो पता चला कि वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से जा चुका था। डॉक्टर चड्ढा की पत्नी बोली कि वह बूढ़ा व्यक्ति कौन था। डॉक्टर चड्ढा ने अपनी पत्नी को कहा कि वह बूढ़ा व्यक्ति हमारे लिए ईश्वर का स्वरूप था। यह वही व्यक्ति था जिसकी मदद मैंने कई साल पहले नहीं की थी, लेकिन इस गरीब व्यक्ति ने आज मेरी आत्मा को झकझोर दिया। इस तरह डॉक्टर चड्ढा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस घटना के बाद वे सभी लोगों का इलाज बड़े ही तन मन और सेवा भाव से करने लगे। उन्होंने परमात्मा के लिए जीवन जीना सीख लिया था। इस रोचक कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने कई सारे संदेश छुपाकर रखे हैं। अमीर व्यक्ति चाहे कितना भी गुणवान हो, लेकिन अपने ऐश्वर्य के आगे किसी गरीब को नहीं देखता। वहीं गरीब के पास भले ही कुछ ना हो, परंतु उससे प्रेम और दया अमीरों से ज्यादा ही होती है। इसलिए अमीर बनो अच्छी सोच से, संस्कारों से, इंसानियत से, न कि धन से। बहुत ही सुंदर ये बातें यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी ने हमें बताई है कि हमें अमीर बनना है तो सोच से बनना है, हमें धैर्य से अमीर बनना है, हमें अपने अच्छे कर्मों से अमीर बनना है, ना कि धन से। धन का अमीर जो व्यक्ति होता है ना, उसमें सिवाय घमंड कर कुछ नहीं रह जाता।
कवि परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। वे हिंदी और उर्दू साहित्य के महानतम लेखकों में से एक थे। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता था। उन्होंने सामाजिक समस्याओं, ग्रामीण जीवन और किसानों की दुर्दशा पर मार्मिक कहानियां और उपन्यास लिखे हैं। उनके पिता का नाम अजायब राय था, जो लम्ही गांव में डाक मुंशी थे। मुंशी प्रेमचंद की माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद की शिक्षा उर्दू, फारसी और हिंदी में हुई। उन्होंने 1898 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और बाद में 1919 में बीए की डिग्री हासिल की। प्रेमचंद ने 13 वर्ष की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया और बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियां, 14 उपन्यास, कई नाटक और निबंध लिखे। उनके कुछ प्रसिद्ध रचनात्मक कार्यों में गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, करमभूमि, ईदगाह, पूस की रात और कफन शामिल हैं। मुंशी प्रेमचंद का निधन 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में हुआ। तो ये रही मुंशी प्रेमचंद जी की पूरी जीवन गाथा। हमारे पास आगे बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ। दंपत्ति, पति पत्नी, मूर्ति में, मूर्ति के समान, विशेषज्ञ, माहिर, बालपन, बचपन से, चिराग, दीपक, हरकत, कौशल, कृपा, दया, बुजुर्ग, वृद्ध, विष ग्रंथि, जहर की थैली, आग्रह, हठ पूर्वक प्रार्थना, आगोश, गोद, अंधकार, अंधेरा, कुशलता, चतुराई, सपेरा, सांप पकड़ने वाला, प्रेमिका, प्रेम करने वाली स्त्री और प्रतिक्रिया, प्रतिकार। आज्ञापन। डॉक्टर, वृद्ध, बुजुर्ग, रात्रि, टिप्पणी, जहरीला, कैलाश, गर्दन, उल्लास, विष, संपत्ति। मानक वर्तनी का बदला स्वरूप। मानक, प्राचीन, नवीन, सुंदर, सुंदर, संदेश, संदेश, मंत्र, मंत्र, परंतु, परंतु। अभ्यास मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डॉक्टर चड्ढा तैयार होकर कहाँ जा रहे थे? डॉली के पीछे कौन आ रहा था? डॉक्टर चड्ढा के मना करने पर बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया? डॉक्टर चड्ढा के कितने बच्चे थे तथा उनके नाम क्या क्या थे? कैलाश को कौन सा शौक था? सांप ने कैलाश को कैसे काट लिया था? तो ये सारे ही प्रश्न आपको पाठ सुनने के माध्यम से बहुत अच्छे से पता चल जाएंगे। आप इनको ओरली डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अपने लिखित प्रश्नों की ओर। लिखित। दिए गए प्रश्नों के उत्तर पर सही 2 डॉट आपको इसी तरह से लगाने हैं। बूढ़े के कितने बेटे बीमार थे? 2, 4, 1, 6 तो 1, बाकी तो पहले ही नहीं रहे थे। डॉक्टर चड्ढा जब खेलने जा रहे थे तो क्या समय हो रहा था? रात्रि, संध्या, भोर, दिन, तो ये संध्या का समय था। बूढ़े ने डॉक्टर के कदमों में क्या रख दिया? कपड़ा, चादर, पगड़ी, रुमाल, पगड़ी। कैलाश के शरीर पर क्या फैल रहा था? सांप का जहर, मधुमक्खी का जहर, कुछ भी नहीं, बिच्छू का जहर। तो ये था सांप का जहर। और अंत में कैलाश को क्या हुआ? मूर्छा आ गई, होश आ गया, चक्कर आ गया, दर्द बढ़ गया, तो उसको होश आ गया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेरा 7 साल का बेटा बहुत बीमार है। यह मेरे गोल्फ खेलने का समय है। कैलाश एक समझदार और बुद्धिमान लड़का था, धैर्यवान और बुद्धिमान लड़का था। डॉक्टर चड्ढा बहुत बड़ी डैश का पार्टी का आयोजन किया था डॉक्टर चड्ढा ने। आगे देखते हैं। सांप ने डैश के हाथ पर डस लिया था, तो कैलाश के हाथों पर डस लिया था। बुजुर्ग व्यक्ति डैश पर डैश पढ़े जा रहा था, मंत्र पर मंत्र पढ़े जा रहा था। आगे है हमारे पास निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। डॉक्टर चड्ढा में क्या विशेषता थी? डॉक्टर चड्ढा से बूढ़े ने क्या आग्रह किया? कैलाश की सालगिरह पर दोस्तों ने क्या करने की जिद की? सांप पालने की कला कैलाश ने किससे सीखी थी तथा क्या क्या सीखा था? बूढ़े व्यक्ति के मन में क्या उलझन थी? डॉक्टर चड्ढा की आत्मा क्यों झकझोर उठी? तो ये सारे ही प्रश्न आपको पाठ पढ़ने से बहुत अच्छे से पता चल जाएंगे। इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। सही के सामने 2 डॉट इस तरह और सही गलत के सामने 2 डॉट अलग तरह से आपको लगाने हैं, जैसे बताए गए हैं। डॉक्टर चड्ढा दयालु डॉक्टर थे? तो बिल्कुल नहीं। बूढ़े दंपत्ति के बहुत बच्चे थे? तो हाँ बच्चे थे, लेकिन वो सब नहीं रहे थे, है ना, एक एक करके। कैलाश को सांप पालने का शौक था? बिल्कुल। कैलाश गाँव वालों का बेटा था? नहीं। मृणालिनी कैलाश की प्रेमिका थी? बिल्कुल सही। और डॉक्टर को अंत में पछतावा हुआ? बिल्कुल हुआ। दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बुद्धिमान। कैलाश एक समझदार एवं बुद्धिमान लड़का था। सालगिरह।
आज हम कैलाश की 20वीं सालगिरह मना रहे हैं। आयोजन, बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया है। घमंड, घमंड के मारे डॉक्टर को फूले नहीं समा रहे थे। परमार्थ, हमें परमार्थ जरूर से सबके साथ करना चाहिए। तो इस तरह से आप इन पे वाक्य बनाएंगे। उड़ान अपने मन की, क्या किसी को मुसीबत में देखकर हमें उससे बदला लेना चाहिए? दूसरों की मदद और सेवा करने पर कैसा अनुभव होता है? तो बच्चों देखो, हमें बदले की भावना वैसे भी नहीं रखनी चाहिए। अगर हम किसी से बदले की भावना रखते हैं तो हम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। और स्पेशली जब सामने वाला कोई मुसीबत में हो और तब बदले की भावना है तो हम में और उसमें तो बिल्कुल ही कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो जब सामने वाले ने अपना व्यवहार नहीं छोड़ा तो हम अपना अच्छा व्यवहार कैसे छोड़ सकते हैं? तो मैं तो यही कहूँगी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो हमेशा यही रहता है कि भले ही सामने वाला कैसा है लेकिन आप अपने व्यवहार को कभी ना चेंज करें। और अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे ही बने रहें। इवेंचुअली आप अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। भाषा और हम, वचन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। उदाहरण छड़ी, छड़ियाँ। तो यानी हमें एक और अनेक जो रूप पता चलते हैं वो हमें भाषा, वचन से पता चलते हैं। ये संज्ञा एक है या अनेक है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। मैं प्राय पिताजी के साथ घूमने जाया करता था। तो मैं का अनेक, मैं एक है और अनेक क्या होगा? हम प्राय पिताजी के साथ घूमने जाया करते थे। क्रिया भी बदल जाएगी। क्रिया का रूप क्या होगा? बदल जाए। गांव में डॉक्टर को भगवान माना जाता है। गांव में डॉक्टरों को भगवान माना जाता है। सांपों में बहुत जहर होता है। सांप में बहुत जहर होता है। बूढ़े में के कई बच्चे थे। बूढ़े के एक बच्चा था। मेरे मित्र बहुत अच्छे हैं। मेरा मित्र बहुत अच्छा है। गरीबों की मदद करनी चाहिए। गरीब की मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से आप इनके वचन बदल देंगे। जो अनेक में है उसको एक कर देंगे और जो एक है उसको अनेक कर देंगे। विशेषण, संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं तथा जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। दिए गए शब्दों के आगे उपयुक्त विशेषण चुनकर लिखिए। तो हमें यहाँ पे उपयुक्त विशेषण चुनकर लिखना है। जहरीला, सुंदर, बीमार, आरामदायक, बड़ा, मनोरंजक, दयालु, प्रसिद्ध। अब यहाँ पे हमें जहरीला क्या हो सकता है? सांप ही हो सकता है। ठीक है, ना तो कुर्सी होगी, ना डॉक्टर होगा, ना खेल, कोई और तो हो नहीं सकता। तो जहरीला सांप होगा। सुंदर लड़की होगी। बीमार होगा, बीमार कौन हो सकता है? बालक हो सकता है। ठीक है, आरामदायक, आरामदायक समारोह नहीं होगा, खेल नहीं होगा, आरामदायक कुर्सी होगी। बड़ा, बड़ा क्या हो सकता है? बड़ा हृदय, मनोरंजक, खेल। तो इस तरह से आप इनके सभी विशेषण के आगे, विशेष्य के आगे विशेषण भरेंगे। दयालु और प्रसिद्ध सिर्फ 2 बचे हैं तो इनको आप पूरा करेंगे। दयालु डॉक्टर है ना, तो इस तरह से आप इनको पूरा करेंगे। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारक लिखिए। दोनों आदमियों ने डॉक्टर से पैसे वापस मांग लिए। तो आप देखेंगे कर्ता ने कर्म को करण से है ना, तो ये क्या है? डॉक्टर से, तो ये करण कारक है। कौन सा कारक है? करण कारक। अगर आपको पूरे कारक याद होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण के लिए, है ना, तो वो पूरे जो 8 कारक होते हैं उनके आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन सा कारक है। तो ये पहला करण कारक रहेगा। वह अपमान के जहर को, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये क्या है? कर्म। ठीक है, जहर क्या है? कर्म कारक है। कोई उसके बेटे के लिए, है ना, अपादान के लिए, अपादान में आता है के लिए, तो ये अपादान कारक है। तो इस तरह से आप इनके सही कारक लिखेंगे। अरे यह तो गांव के ही लोग हैं। बूढ़े ने लड़के को बचा लिया, तो आप इनके सही कारक इसमें लिखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो विशेष का होगा क्या? अविशेष। ठीक है, विशेष का होगा क्या? अविशेष। घमंड का होगा, घमंड, कोई व्यक्ति घमंडी होता है, कोई दयालु होता है। ठीक है, रात्रि का होगा सुबह, बालक का होगा बालिका, संध्या का होगा शाम, विष का होगा अमृत, अपमान का होगा सम्मान और प्रेमिका का होगा प्रेमी। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो विशेष का होगा अविशेष, घमंड का होगा दयालु, रात्रि का रहेगा दिन, बालक का रहेगा बालिका, संध्या का रहेगा सुबह, विष का रहेगा अमृत, अपमान का रहेगा सम्मान और प्रेमिका का रहेगा प्रेमी।
अब नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची आपको लिखने हैं। तो आंसू को हम अश्रु बोलते हैं, डॉक्टर को हम भगवान भी बोलते हैं या चिकित्सक बोलते हैं, ठीक है। कठोर को हम कठिन बोलते हैं, बेटा को हम पुत्र बोलते हैं, क्षमा को हम माफ़ी भी कहते हैं, और विष को हम और क्या बोलते हैं, विष को हम कहते हैं जहर, जहर कहते हैं। दिए गए चित्रों को देखकर बताइए इन्हें क्या कहते हैं और ये क्या करते हैं। तो आपको चित्र देखकर बताना है कि ये क्या कर रहे हैं। ये तो सपेरा है, ये तो इसको तो सपेरा बोलते हैं, ठीक है। और ये सांप बीन की ताल पे नचाता है, ठीक है। और दूसरा कौन है ये, तो आप इस चित्र को देखेंगे तो ये है बंदर का खेल दिखाने वाला, ठीक है। तो ये बंदर का खेल दिखाता है, बंदर बंदरिया का। तो इस तरह से आप इनके बारे में एक लाइन लिखेंगे। जीवन मूल्य, कहानी उपन्यास हमें जीवन की सही दिशा दिखाने का कार्य करते हैं। हमें इनसे और क्या लाभ मिलता है, विचार कीजिए और बताइए। तो आपको बताना है कि इनसे हमें और क्या लाभ मिलता है। तो हम ना सिर्फ इन्हें सुनते हैं और अच्छी बातें सीखते हैं, बल्कि हम अमल करने पर भी आते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में इनको अमल करते हैं और अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। और कहानियों को वैसे हम समाज सुधारक भी कह सकते हैं। ये एक तरीके से हमारे समाज को सुधारते भी हैं। रचनात्मक कार्य, अच्छे संस्कारों और परोपकार की भावना से किया गया कार्य कैसा होता है। क्षमा और प्रतिशोध में हमें किसे चुनना चाहिए। क्या हमें दूसरों द्वारा किए गए गलत व्यवहार के बदले वैसा ही व्यवहार उसके साथ करना चाहिए। तो ये आप अपने इम्प्रोडेस्क पे बताएंगे मेरे को कि आप इनमें क्या सोचते हैं। अगर क्षमा और प्रतिशोध में से किसी एक को चुनना हो तो मैं क्षमा को चुनती हूँ, मुझे वही सबसे सही लगता है। खोज कर लिखिए, मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम लिखिए और इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट की सहायता से किन्हीं 5 जहरीले जीवों का नाम आप बताएंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।